डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5 है। इसमें हम बात करेंगे लिंग निर्धारण के संबंध में। तो जैसा आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों एकल अर्थात जो जीव अकेले एकल जीव होते हैं और इनको हम कह सकते हैं एक लिंगी जीव, ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं। इनमें किसी न किसी रूप में एक अंतर होता है, जिनके द्वारा संतान भी एक लिंगी जो नर होगी या मादा होती है, और ये उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसका निर्धारण होना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं होता, परंतु मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर ही होता है। जैसा आप जानते हैं कि कुछ जीवों में आनुवंशिक नहीं है, ये जैसे अंडज जो युवक होते हैं, सरीसृप जीव होते हैं, तो सरीसृप जीवों में उन अंडों के ऊष्मायन यानी उनको गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे आपने सुना है कि मुर्गी अपने अंडे पर बैठकर उसको गर्म करती है जब उसके अंदर बच्चा उत्पन्न होता है, तो उस ऊष्मायन के ऊपर ही निर्भर होता है कि उससे उत्पन्न होने वाला जीव क्या होगा। तो उसके आधार पर वे नर या मादा हो सकते हैं। परंतु मनुष्य में आनुवंशिक आधार, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, उन पर आधारित होता है। अब आती है हेडिंग मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य तथा मनुष्य जैसे अन्य स्तनधारी जीवों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, जो कि जैसे XX जी होते हैं। आपने शुरू में पढ़ा होगा 9th में और पहले सुना होगा कि यदि XX गुणसूत्र होते हैं तो मादा जीव होता है और XY होते हैं तो नर होता है। तो इसके लिए हम मनुष्य की लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको बताया गया है पहले कि मनुष्य में 46 और जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जो कि XX के रूप में होते हैं, जिनको हम समजात अर्थात ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23वीं जोड़ी दोनों में अलग अलग होती है, जिसे हम असमजात गुणसूत्र कहते हैं यानी हेटेरोसोम्स कहते हैं। जो 23वीं जोड़ी अलग अलग होती है वही आपका लिंग निर्धारण करती है। यानी यदि मादा जीव होगा, स्त्री होगी, तो उसमें 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र XX ही होंगे, और पुरुष होगा तो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र XY होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्त्री में अर्थात मादा में सारे गुणसूत्र एक जैसे होते हैं और पुरुष में केवल एक गुणसूत्र अलग होता है। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं मेंडल के नियम, तो इसी तरह से मेंडल के नियमों के आधार पर ही लिंग निर्धारण होता है। यानी आने वाली संतान में कौन सा गुणसूत्र किस तरह से जाएगा, ये उसी नियम के आधार पर प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए पिता के गुणसूत्र मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि संतान को पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी। यदि पिता से संतान को Y गुणसूत्र मिलता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि माता के गुणसूत्र सभी आपको बताया गया, यानी 23वीं जोड़ी की भी XX होती है और पिता की 23वीं जोड़ी XY होती है। अब इनके युग्मक बनेंगे तो माता के दोनों युग्मक XX होंगे और पिता के दोनों युग्मक X और Y होंगे। जो आप मेंडल के नियम में पढ़ चुके थे कि कोई एक युग्मक दूसरे सदस्य के एक युग्मक से संयोजित होता है तो किस तरह से कौन से युग्मक अर्थात कौन से जीन बनेंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यदि
इस युग्मक से पिता का एक्स युग्मक यानी एक्स ही गुणसूत्र संयोजित होता है। यहाँ पर हम गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र आते हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान में एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे, जो एक्स एक्स के आधार पर संतान लड़की होगी। यदि यही एक्स पिता के वाई से संयुग्मित होता है तो गुणसूत्र हमारे एक्स वाई हो जाएंगे और संतान लड़का होगी। इसी तरह का यदि दूसरा युग्मक अर्थात दूसरा गुणसूत्र एक्स पिता के एक्स से जुड़ता है तो एक्स एक्स अर्थात संतान लड़की, और यदि माता का दूसरा एक्स पिता के वाई से जुड़ता है तो संतान एक्स वाई अर्थात लड़का होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 50% संतानें यानी आधी संतान लड़की और आधी संतान लड़का होने की संभावना होती है। और इसी नियम के आधार पर हमारे कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, जो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं आनुवंशिक रोगों में वर्णांधता, हीमोफीलिया। तो इस तरह के जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो भी इसी आधार पर वंशागत होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है।